वेलकम टू लर्निंग सेशन। इट्स अबाउट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इट इज आरबीआई ओएस। ठीक है, आरबीआई ओएस मींस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्कीम लाई गई है। बेसिक रीजन क्या है कि वी वांट कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, खास करके उन एंटिटीज में विच आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटेड, आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेट की जा रही है एंटिटीज, वहां पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो एक कम से कम कॉस्ट में, बिना कॉस्ट के, और आरबीआई के द्वारा एक ग्रीवेंस सिस्टम चलाया जाए रिड्रेस करने के लिए उन पर्टिकुलर चीजों को। ठीक है, और यहां पर क्या सिस्टम लेकर आया गया कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन, एक नेशन एक ओम्बड्समैन, यानी कि कोई भी सीमा नहीं है, कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब कंप्लेंट्स जो होंगी दोज वॉन्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रिलेटेड टू द लोकेशन, कि कस्टमर का लोकेशन क्या है या रेगुलेटेड एंटिटी का लोकेशन क्या है। तो पहले ये दिक्कत रहती थी। सो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, यानी कि सभी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है एक ही फ्रेमवर्क के अंदर। सो इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफिसेस, एजीआर फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, तो आरबीआई ओस यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन है, एंड जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स हैं, सीईपीसी होते हैं, राइट, जहां पर बेसिकली कंप्लेंट्स आती थी अगेंस्ट द आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। वो चीजें जो है दोज आर नॉट कवर्ड अंडर द आरबीआई ओएस। बट द पॉइंट इज कि जो सीईपीडीज हैं, अब इसके फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आ गई, वी आर हैविंग द ऑल्टरनेट ग्रीवेंस फ्रेमवर्क कंप्राइजेस। और इसमें क्या क्या चीजें हैं इस सिस्टम के अंदर, चाहे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बड्समैन हैं, सीईपीसीज हैं, चाहे सीईपीडी हैं, वो इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटीज जो कि कवर्ड है और उनका थ्रेशोल्ड क्या है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। जो भी एंटिटीज कवर्ड है, जो थ्रेशोल्ड है, उनके बारे में बात करते हैं। सो आरबीआई आईओएस उन सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है, उन जैसे जो जो अदारे, जो डिपार्टमेंट्स रेगुलेटेड हैं, विच आर सेड टू बी रेगुलेटेड एंटिटीज, वो स्कीम के अंदर उनको कवर किया गया। जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो सभी इसमें कवर्ड। ऑल दीज आर कवर्ड इन इट। लेकिन कुछ एक थ्रेशोल्ड्स हैं, लेट्स हैव लुक एट इट कि क्या थ्रेशोल्ड है। जैसे सबसे पहला केस हम गो थ्रू कर रहे हैं रिलेटेड टू द बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं, राइट, वो सभी इसमें कवर्ड है। इसके अलावा अगर हम नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, राइट, जिनकी बैलेंस शीट के हिसाब से, लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट ऑडिट हुई थी उसके हिसाब से जिनका जो डिपॉजिट साइज है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, इवन वो भी इसमें कवर किए गए हैं। दोज हैव आल्सो बीन कवर्ड इनटू इट। पहले क्या होता था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं होते थे, लेकिन अब वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग है, राइट। सो ध्यान रखिएगा, ये सभी बैंक्स कवर्ड है स्कीम के अंदर। फर्दर इफ वी लुक एट द एनबीएफसीज, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो भी यहां पर कवर की गई हैं। खास करके वो एनबीएफसीज जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज हैं, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, जिनका कस्टमर इंटरफेस है, या जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट, वो सभी इसमें कवर की गई हैं। सो आइदर वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, आईएफसीज, या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी के बारे में बात करें, एनबीएफसी सीआईसी के बारे में बात करें, राइट। जो कंपनीज मान लो रेजोल्यूशन में है या वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, वो सभी इसके द्वारा कवर की गई है, ठीक है। वो यहां पर बेसिकली, सॉरी, वो यहां पर एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूजन की बात करें तो उनको छोड़ा गया यहां पे। कौन से छोड़ा गया, सीआईसी को छोड़ा गया, आईडीएफ को छोड़ा गया, राइट, आईएफसी को छोड़ा गया, एंड खास करके वो एमबीएफसी जो लिक्विडेशन के अंदर है, या फिर लेट्स से जो वाइंडिंग अप हो रही हैं, जिनका रेजोल्यूशन अभी आना पेंडिंग है, ठीक है, उन सभी को यहां पर छोड़ दिया गया। तो यहां पर एक्सक्लूजन को मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको यहां पर शामिल किया गया है, राइट। इसके अलावा जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम्स हैं, जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम्स हैं, उन सभी को भी इसमें कवर किया गया है, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, चाहे वो आरटीजीएस है, यूपीआई है या फिर एनईएफटी है, ठीक है, सभी को कवर किया गया। इसके अलावा जो सीआईसीज है, उनको भी क्या ट्रीट किया जाता है, रेगुलेटेड एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे सीबिल हो गया, एक्सपीरियन हो गया, दीज आर द सीआईसीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इनको भी शामिल किया गया है इसमें, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द किस चीज को कवर किया जा सकता है इस आईओएस स्कीम के अंदर। पहली चीज है, अगर डेफिशिएंसी आपको लगती है, सर्विसेज में कमी पेशी है, कोई इनएडिक्वेसी लगती है आपको, रेगुलेटेड एंटिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उससे फाइनेंशियल लॉस हो ही हो, फाइनेंशियल लॉस उस चीज से हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस आपको ना हुआ हो, वो सब चीजें इसमें कवर की गई हैं। सो दैट्स रिलेटेड टू द एप्लीकेबिलिटी। तो वन इट्स रिलेटेड टू की डेफिशिएंसी इन सर्विस हो सकती है, विच कुड बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेसिस। एंड डिस्प्यूट अमाउंट से रिलेटेड कोई भी लिमिट नहीं है जो ओम्बड्समैन के पास आप लेकर के आ सकते हो, राइट। सिर्फ और सिर्फ जो जजमेंट दी जा सकती है, जो अवार्ड पास किया जा सकता है, जो कंपनसेशन देने को रिलेटेड लिमिट है, वो यहां पर बताई गई है 20 लाख रुपए की। अदरवाइज लिमिट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एंड इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आरबीआई जो है वो ओम्बड्समैन को अपॉइंट कर सकता है। आरबीआई जो है वो डिप्टी ओम्बड्समैन को अपॉइंट करेगा, जिनका टेन्योर 3 साल तक का होगा एक बार के लिए। एंड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, यानी कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, सीआरपीसी को स्टैब्लिश किया गया है। सीआरपीसी क्या रहता है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि जो इनिशियल प्रोसेसिंग करनी है कंप्लेंट्स की, तो उसके लिए कंप्लेंट्स तो लेनी पड़ेगी ना, वो किसके पास जाएंगी, वो जाएंगी सीआरपीसी के थ्रू, यानी कि सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के थ्रू जाएंगी। एंड इनको इसलिए रखा गया है कि आप इनिशियल प्रोसेसिंग करेंगे सीआरपीसी, और साथ ही साथ जो ये कंप्लेंट्स को रिसीट करने का काम होगा वो भी सीआरपीसी के पास होगा, राइट। और कंप्लेंट ऑनलाइन फॉर्म में भी आ सकती है, ईमेल के थ्रू भी आ सकती है, या फिर फिजिकल आप कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। और जो भी कॉस्ट है रिलेटेड टू दिस सीआरपीसी, दैट इज ऑल बोर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू 24/7 अवेलेबल है, या ईमेल कर सकते हो, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। सीआरपीसी को आप ईमेल कर दो, या सीआरपीसी की जो लोकेशन है चंडीगढ़ में, वहां पर जाकर के भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, रिटर्न पे कंप्लेंट दे सकते हो, राइट। कॉन्टैक्ट सेंटर है, टाइमिंग बताए गए हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं वे यू कैन फाइल द कंप्लेंट। कस्टमर जो है वो खुद भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट नॉट थ्रू द एडवोकेट। क्लियर है चीज। फर्दर प्री कंडीशंस एंड टाइम लिमिट्स के बारे में देखते हैं। लेट्स कंसीडर अबाउट द प्री कंडीशंस एंड जो आपकी टाइम लिमिट्स हैं उनके बारे में गो थ्रू करते हैं। सो कंप्लेंट जो जो भी इसके अंदर की जाएगी, वहां पर कुछ एक कंडीशंस हैं जिनको मीटअप करना जरूरी है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्लेंट आप कर रहे हो, ठीक है, आपको वो कंप्लेंट करनी है उसी रेगुलेटेड एंटिटी को, ये नहीं कि सीधा आप ऑम्बड्समैन के पास चले जाओ, नो। सबसे पहले आपको रेगुलेटेड एंटिटी को कंप्लेंट फाइल करनी है, रिटर्न में आप कंप्लेंट वहां पर दोगे, राइट, बिकॉज आपको बाद में वो प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड रहेगा अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने बेसिकली लेट्स से ए कस्टमर है यहां पर, तो ए कस्टमर पहले बैंक से इसको दिक्कत आ रही है, कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, इनएडिक्वेसी है सर्विसेज की, तो ये बैंक के पास जाएगा, अपनी रिटर्न कंप्लेंट यहां पर ये फॉरवर्ड करेगा बैंक को, और उसके बाद वेट करेगा। कितने दिन की मैक्सिमम वेट करनी है, 30 दिन की, 30 डेज। 30 डेज तक पर्सन ए शुड बी वेटिंग आइदर फॉर द रिप्लाई, ठीक है, यहां तो रिप्लाई की वेट कर रहा है कि रिप्लाई आ जाए,
या फिर हो सकता है कि रिप्लाई आ गया लेकिन कोई सफिशिएंट रिप्लाई नहीं आया, राइट? तो उतना टाइम वेट करना पड़ेगा। सो अगर तो रेगुलेटेड एंटिटी ने इनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, या फिर मान लो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिप्लाई, ये चीज होगी, या फिर मान लो कि कोई रिप्लाई नहीं आया फॉर द 30 डेज, पहली कंडीशन तो यही है। एंड फिर आपके ऊपर एक लिमिटेशन क्लोज लगती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस लिमिटेशन क्लोज इज रिलेटेड टू व्हाट? This limitation clause is related to 1 year from the date of receiving the regulated entities reply, अगर आपको रिप्लाई आया है तो। लेट्स से ए ने 1 जनवरी को कंप्लेंट करी और 15 तारीख को रिप्लाई आ गया, 15 जनवरी को रिप्लाई आ गया, लेकिन अब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिप्लाई, तो वो एक साल कौन सी रेट से अप्लाई होगा? डेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 15 जनवरी टू द 15 जनवरी अप टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल की 15 जनवरी तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एक साल का विंडो मिलेगा आपको जब रिप्लाई आया है तो। इनकेस अगर रिप्लाई नहीं आया तो वेट कब तक करनी थी? 30 जनवरी तक वेट करनी थी। अब ये एक साल अप्लाई होगा फ्रॉम 30 जनवरी टू फर्दर एक्सटेंडेड डेट, ठीक है? अगले एक साल तक अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो वो एक साल तक की आपको मोहलत दी गई है, एक तरह से कह लो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम विंडो दी गई है, जिसके अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, राइट? इस लिमिटेशन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। एंड कुछ एक और कंडीशंस भी हैं इसके साथ साथ। पहली चीज की ये ना हो कि ऑलरेडी इस चीज के ऊपर जजमेंट दिया जा चुका हो, कॉज ऑफ एक्शन ऑलरेडी डिसाइड ना किया गया हो, या फिर ये ना हो कि ऑलरेडी केस पेंडिंग है सीईपीसी के पास, किसी कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास, या फिर लेट से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, या फिर इवन हो सकता है कि ऑलरेडी ऑम्बड्समैन डिसीजन दे चुका है इस चीज के रिलेटेड। एंड भड़काऊ नेचर की कंप्लेंट ना हो, इट शुड नॉट बी फ्रिवलस, इट शुड नॉट बी वेक्सेशियस, राइट? एंड कंप्लेंट जो की गई है लिमिटेशन एक्ट का ध्यान जरूर रखना है। अगर लिमिटेशन निकल गया है देन आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाएंगे ओम्बड्समैन के पास। मेक श्योर कि ये चीज ना हुई हो। फर्दर कंप्लेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? कंप्लेनेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लेंट से रिलेटेड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड कंप्लेंट आप या तो खुद फाइल करेंगे एज आई टोल्ड यू, या फिर किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेंगे, बट आप एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस एडवोकेट खुद भी एक अग्रीव्ड पर्सन है, वो अलग बात है, राइट? लेकिन आप किसी एडवोकेट के थ्रू फाइलिंग नहीं कर सकते। एंड कौन सी कैटेगरीज को यहां पर एक्सप्लिसिट यानी कि एक्सक्लूड किया गया, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कौन सी कैटेगरीज को एक्सक्लूड किया गया? तो जो भी कंप्लेंट है डेफिशिएंसी से रिलेटेड, लाइक इट कुड बी रिलेटेड टू द कमर्शियल जजमेंट, या कोई कमर्शियल डिसीजन हो सकता है, लेट्स से लोन से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो इसमें शामिल नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि वो जजमेंट बैंक की है, भाई लोन देना है कि नहीं देना वो बैंक का जजमेंट है, उसमें ओम्बड्समैन नहीं कुछ कर सकता, ठीक है? एंड फॉर द ग्रीवेंस, मान लो कि ओम्बड्समैन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है? किसी और अथॉरिटी से रिलेटेड जो है वो चीजें इसमें कवर नहीं हो सकती। अगर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड जनरल ग्रीवेंस है कि भाई मैनेजमेंट ऐसे नहीं की जा रही, मैनेजमेंट का ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो चीज इसमें कवर नहीं होंगी, राइट? एंड लेट्स से जो कोई रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा एक्शन लिया गया, जो कंप्लायंस करते हुए एक्शन लिया गया, लेट्स से आरबीआई ने बोला कि केवाईसी ऐसे ऐसे लेनी है आपने, एंड बैंक वही चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है? या फिर कोई और कानून था जिसके तहत बैंक अपनी डायरेक्शंस को फुलफिल कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, तो भी उसके खिलाफ आप कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, राइट? और अगर कोई सर्विस ऐसी है जो आरबीआई के रेगुलेटरी परव्यू से बाहर है, ठीक है? आरबीआई के रेगुलेटेड परव्यू से बाहर है, यानी कि आरबीआई के दायरे में आती नहीं है वो चीज, तो डेफिनेटली वो कवर्ड नहीं है। इसी तरह से किसी ऐसे एंटिटी के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड ही नहीं है, वो भी कवर नहीं करेगी, वो चीज भी इवन कवर नहीं की जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय डिस्प्यूट भी नहीं जाएंगे वहां पे। ये नहीं है कि आप एम्प्लॉय हो एक रेगुलेटेड एंटिटी में और आप अपना डिस्प्यूट लेकर के ओम्बड्समैन के पास चले जाओ, नो, दैट वोंट बी कवर्ड, वो चीज भी फॉलो नहीं होगी। क्लियर है? नाउ इट्स रिलेटेड टू, अगर डिस्प्यूट्स है मान लो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में, वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। यानी कि सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड है, ये नहीं है कि इंप्लॉय के डिस्प्यूट हो गए, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, अगर किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है वो आरबीआई की या किसी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की, तो उसको कवर कर लो, नो, दैट वोंट बी कवर्ड, वो चीज इसमें कवर्ड नहीं होगी, राइट? फर्दर
अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज क्या है, आप कंप्लेंट फाइल करोगे और कंप्लेंट किसके पास जाएगी, डेट विल गो टू सीआरपीसी। सीआरपीसी के पास जो कंप्लेंट है, सबसे पहले सीआरपीसी के पास ही कंप्लेंट जानी है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनीवन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीसी? दो चीजें होती है ना, तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक तो आपके पास सीईपीसी होते हैं, एक सीईपीडी होते हैं, सीईपीसी सीईपीडी, एंड वन इट्स रिलेटेड टू सीआरपीसी। इट इज कंप्लेंट रेजोल्यूशन एंड द प्रोसेसिंग सेंटर। कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन एंड द प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, इनका फुल फॉर्म आपको माइंड में रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा। सो प्रोसेसिंग की बात करें, इनिशियल स्क्रूटिनी कौन करेगा, सीआरपीसी करेगा। जो भी लेट्स से ये चीज देखी जाएगी कि कौन सी चीज जो वैलिड है, कौन सा डाटा वैलिड है, कौन सा डाटा इनवैलिड है, वो चीज देखी जाएगी। एंड जो भी नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स होंगी, जिनको मेंटेन नहीं किया जा सकता, राइट, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और उनको क्लोज किया जाएगा। यानी कि कस्टमर को बताया जाएगा भाई कि ये कंप्लेंट सही नहीं है, आपने जो कंप्लेंट करी है सही नहीं है। वो फर्दर कम्युनिकेशन कौन करेगा, वो सीआरपीसी करेगा, इनिशियल कम्युनिकेशन। एंड जो कंप्लेंट एक्चुअल में वैलिड है, वो ओम्बड्समैन ऑफिस को आप असाइन कर देंगे। सो सीआरपीसी वी कैन से इज लाइक अ हैंडलर। वो एक हैंडलर की तरह काम कर रहा है कि जो कंप्लेंट्स वैलिड है वो आगे दे दी ओम्बड्समैन को, एंड जो वैलिड नहीं है उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन की जाएगी सूटेबल कस्टमर को। अब इस केस में एक चीज को समझो, एक रिस्पॉन्स टाइमलाइन बताई गई है रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी, कि रेगुलेटेड एंटिटी को एक रिटन वर्जन देना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे मान लो कि एक कंप्लेंट है, राइट, वो एक्सेप्ट हो गई है, तो कम्युनिकेशन की जाएगी उस रेगुलेटेड एंटिटी को भी। अब रेगुलेटेड एंटिटी को अपना जो रिटन वर्जन है, ठीक है, अपनी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन है, वो 15 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एंड अगर कोई रिटर्न रिक्वेस्ट की जाती है ओम्बड्समैन को, तो उसके बिहाफ पर उस टाइम पीरियड को फर्दर आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अदरवाइज आरई को, रेगुलेटेड एंटिटी को, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज, राइट। इफ वी टॉक एट द रेजोल्यूशन मोड, तो ओम्बड्समैन या फिर जो डिप्टी ओम्बड्समैन है, वो कोशिश करते हैं कि कोई मीडिएशन के थ्रू, यानी कि आपस में समझौता करवा दें, इनका कंसलेशन करवा दें, या फिर फैसिलिटेशन का जो है वो सिस्टम रख लें कि भाई इनको सॉल्व करवाना है प्रॉब्लम को, ठीक है। वो उसमें अवार्ड भी पास कर सकते हैं, या फिर हो सकता है अवार्ड ना भी पास किया जाए, ऐसा सीधा ही मीडिएशन हो जाए, राइट। जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी फॉर्म में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वहां पर आपको स्ट्रिक्ट रूल्स है रिलेटेड टू आपके, आपको एविडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में होता है ना, वैसी चीज नहीं है, ठीक है। तो ओम्बड्समैन पार्टीज को एग्जामिन करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एंड उसके अलावा जो उनको लगता है कि हाँ भाई प्रैक्टिकली चीज ऐसी होनी चाहिए थी, या किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से वो चीज को रिजॉल्व कर देंगे, राइट। नाउ देयर इज एक्स पार्टी एंड अपील बार, देयर इज अ थ्रेशोल्ड रिलेटेड टू इट। अगर मान लो कि रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज, या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया गया जो ओम्बड्समैन के द्वारा एक्सटेंड किया गया टाइम पीरियड, राइट। अगर उस टाइम के बीच बीच में रेगुलेटेड एंटिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, या जब इंफॉर्मेशन मांगेगी तब रेगुलेटेड एंटिटी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो भाई ये माना जाएगा कि दिक्कत जो थी वो रेगुलेटेड एंटिटी से रिलेटेड थी, तभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है। और उसके बिहाफ पर, उसी चीज के बिहाफ पर अवार्ड पास कर दिया जाएगा। यानी कि ये चीज देखो कि रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है कि आपको रिप्लाई करना ही करना है। अगर आपने नहीं करा रिप्लाई, तो यही माना जाएगा कि आपकी गलती रही है, कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, यही माना जाएगा। एंड जो रेगुलेटेड एंटिटी है, फर्दर उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो अपील आगे कर सके। अगर तो आप रिप्लाई नहीं करते हो ना, मान लो रेगुलेटेड एंटिटी कोई रिप्लाई नहीं करती है, तो उस केस में फिर रेगुलेटेड एंटिटी का जो राइट था अपील का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स हैव लुक एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट, दैट्स द अवार्ड, कंपनसेशन लिमिट, एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस। देखो, अगर कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं करा गया, ठीक है, रिजेक्ट नहीं किया गया, एंड जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उनको सबमिट कर दिया गया है,
एंड लेट्स से उनको मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं किया गया चुका चीज को, तो उस केस में अवार्ड पास किया जा सकता है। ठीक है, अवार्ड का मतलब होता है कि जजमेंट दी जा सकती है बाय द ऑम्बड्समैन, एंड मैक्सिमम जो अमाउंट कंपनसेशन के रूप में मिल सकता है कस्टमर को, दैट इज ₹20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम है, या फिर जो भी एक्चुअल नुकसान हुआ है विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो उसकी लिमिट क्या है, दैट इज ₹20 लाख। ये मैक्सिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की लिमिट 20 लाख रुपए की, नॉट मोर देन दैट। इसके अलावा मेंटल एग्नी को लेकर के, हैरेसमेंट को लेकर के 1 लाख रुपए आप मैक्सिमम और ले सकते हो, दैट वुड बी एडिशनल टू ऑडिट। ये एडिशनल कंपनसेशन है, यानी कि 20 लाख तक का मैक्सिमम अवार्ड, और उसके ऊपर मेंटल एग्नी, आपका खर्चा हो गया भाई, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, हैरेसमेंट हुआ है, उसको लेकर के 1 लाख रुपया और मिल सकता है। ठीक है, एंड कंपनसेशन जो है वो बेसिकली डिस्प्यूट में जो अमाउंट था उसके अलावा होगा। ध्यान रखिएगा, कंपनसेशन जो ये हुआ है डिस्प्यूटेड अमाउंट के अलावा होगा। लेट्स से अगर कोई डिस्प्यूट ही अमाउंट को रिलेटेड था कि भाई इन्होंने 20 लाख रुपए मेरा गलत अकाउंट में डाल दिया या कुछ कर दिया या मान नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर वो कंपनसेशन 20 लाख का था वो तो होगा ही होगा, मिलेगा मिलेगा। उसके अलावा जो अवार्ड मिल सकता है समझौते के तौर पर, वो 20 लाख तक का मिल सकता है, प्लस 1 लाख रुपए मिल सकता है हैरेसमेंट को लेकर के, मेंटल एंग्विश को लेकर के, राइट। एंड फिर एक टाइम लिमिट होती है एक्सेप्टेंस को लेकर के। कंप्लेनेंट को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी पूरी तरह से, रिटर्न एक्सेप्ट, यहां पर एक एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है कंप्लेनेंट को जिसने कंप्लेंट करी है। ठीक है, और वो एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है टू द रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी को कंप्लेनेंट बताएगा भाई मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड, जो ये दिया है, जो ये घोषित किया गया है किसके द्वारा, ओम्बड्समैन के द्वारा, उसको मैं मानता हूं, उसको मैं मान लेता हूं। एंड जब जैसे ही मान लो कि अवार्ड कॉपी मिल गई है किसको, कंप्लेनेंट को, उसके बाद ये 30 डेज का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। अगर कंप्लेनेंट ने ना एक्सेप्टेंस दी तो ये अवार्ड लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनको कंप्लाई करना पड़ेगा ओम्बड्समैन के द्वारा जो जजमेंट दी गई है ना। जब एक बार कंप्लेनेंट ने एक्सेप्टेंस का लेटर दे दिया कि भाई मैंने इस जजमेंट को मान लिया, कंप्लेनेंट ने एक्सेप्टेंस का लेटर दे दिया, राइट, तो उसके सिनेरियो में रेगुलेटेड एंटिटी को इस चीज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर इस चीज के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द रिजेक्शन क्लोजर ग्राउंड्स बाय ओम्बड्समैन, डिप्टी ओम्बड्समैन। कंप्लेंट मे बी रिजेक्टेड, कंप्लेंट मे बी रिजेक्टेड। हाउ कैन इट बी रिजेक्टेड? अगर ये नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट है, वेक्सेशियस नेचर की है, फ्रिवलेस है, ऑलरेडी पेंडिंग जजमेंट है, जो भी चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर उस नेचर की है तो डेफिनेटली उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए है, उस कंप्लेंट को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इवन ऑम्बड्समैन भी रिजेक्ट कर सकता है। मान लो कोई डेफिशिएंसी दिखी नहीं आपको सर्विस में, ठीक है, आपको लग रहा है सब कुछ सही है, ठीक है, या फिर जो कंपनसेशन अमाउंट माना गया था वो मांगा गया 25 लाख रुपए, कि मुझे तो कंपनसेशन लग से 25 लाख रुपए चाहिए, तो वो तब भी ऑम्बड्समैन उस कंप्लेंट को रद्द कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। या फिर लेट से डिलीजेंटली रिप्लाई नहीं किया गया, कोई कारण दिखा ही नहीं आपको कि भाई ऐसा रीजन कुछ हो सकता है, तब भी कंप्लेंट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं बीइंग ऑम्बड्समैन। या कोई फाइनेंशियल लॉस या इनकन्वीनियंस हुई नहीं ऑम्बड्समैन के मुताबिक, तो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। दैट्स अ पावर विच इज अवेलेबल, या वो ग्राउंड है जिनके बेस पर कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, तो अगर कोई कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए है, या ओम्बड्समैन भी इवन कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं किस पॉइंट के ऊपर, डेफिशिएंसी नहीं दिखी, कंपनसेशन 20 लाख से ज्यादा मांग ली, या फिर प्रॉपरली इसको फॉलो अप नहीं लिया गया, या कोई कारण दिखाई नहीं इनको, या फिर मान लो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था ही नहीं समरी प्रोसीडिंग को लेकर के जिसके भी हाथ पर ओम्बड्समैन को डिसीजन ले पाए, राइट, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ ही नहीं, तो उसके केस में भी बेसिकली क्या किया जा सकता है, उस केस में भी यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है कंप्लेंट को। अब अपील का मैकेनिज्म क्या होता है? अब कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट का जजमेंट भी हो गया,
और जजमेंट पे के बेस पे आपको एक कंपनसेशन देने के लिए भी बोल दिया गया, 20 लाख तक की प्लस 1 लाख और दिया जा सकता है जो, वो भी बोल दिया गया, और एक्सेप्टेंस भी होगी कंप्लेनेंट के द्वारा। लेकिन अब अपील भी की जा सकती है। अपील कौन कर सकता है? अपील जो है वो कंप्लेनेंट भी कर सकता है। लेट्स से कंप्लेंट जो थी वो देयर वाज पर्टिकुलरली, जो जजमेंट दी गई वो सही नहीं लगी कंप्लेनेंट को, वो कह रहा है कि नहीं भाई गलत है ये तो। उसने मांगा था कंपनसेशन 15 लाख का, लेकिन कंपनसेशन मिला सिर्फ 4 लाख का। तो वो भी लगता है उसको कि नहीं ये तो गलत चीज होगी, मुझे तो ज्यादा चाहिए थे, तो इन्होंने गलत दिया। तो अपील मैकेनिज्म क्या होता है? रेगुलेटेड एंटिटी भी जा सकता है। तो एपलेट अथॉरिटी जो है स्कीम के अंदर, डेट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज, सीईपीडी के। ठीक है, अब सीईपीडी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके पास अपील की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सीईपीडी, यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके पास अपील की जा सकती है। दैट विल बी द एपीलेट अथॉरिटी इन दिस सिनेरियो, राइट। अब रेगुलेटेड एंटिटी के पास कहते कोई भी अपील का अधिकार नहीं है। भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि अधिकार होता है, लेकिन कोई केस में अधिकार नहीं है। कौन से केस में अधिकार नहीं है? उस केस में अधिकार नहीं है जहां पर रेगुलेटेड एंटिटी ने इंफॉर्मेशन को फर्निश नहीं करा, डॉक्यूमेंट्स को फर्निश नहीं करा, तब राइट नहीं है। राइट, मैंने आपको बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो राइट नहीं है, अदरवाइज रेगुलेटेड एंटिटी भी आगे अपील कर सकती है। एंड ये जो टाइम पीरियड रहेगा फॉर कंप्लेनेंट, दिस विल बी 30 डेज। 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा कंप्लेनेंट के लिए। कि जैसे मान लो कि आपको अवार्ड मिल गया, आपने एक्सेप्ट नहीं करा अभी अवार्ड, तो उसके बाद अवार्ड वाली लेटर मिल गई कि भाई अवार्ड आपको दिया जा रहा है, ये इतना पैसा आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो उसके विद इन 30 डेज, या फिर मान लो कंप्लेंट रिजेक्ट ही हो गई थी, कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया था, तो क्लोज का जब इंटीमेशन आपको आ गया उसके बाद विद इन 30 डेज यू कैन बी फाइलिंग एन अपील विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सीईपीडी। ठीक है, कर सकते हो। एंड एपलेट अथॉरिटी चाहे तो आगे 30 दिन और इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, अगर वो चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जनरली द टाइम पीरियड इज 30 डेज ओनली, राइट। एंड रेगुलेटेड एंटिटी के लिए भी क्या है? रेगुलेटेड एंटिटी के लिए भी 30 दिन का टाइम पीरियड है। जैसे मान लो कि रेगुलेटेड एंटिटी अपील कर सकती है, और जब कब कर सकती है? जैसे मान लो कि एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड पास किया गया ओम्बड्समैन के द्वारा, एंड वो अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया गया कंप्लेनेंट के द्वारा। अवार्ड दिया गया और अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया गया कंप्लेनेंट के द्वारा। तो उस सिनेरियो में भी, जो पर्टिकुलर हमारे पास रेगुलेटेड एंटिटी है वो आगे अपील कर सकती है विद इन 30 डेज पीरियड। और ये 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? जब से रेगुलेटेड एंटिटी बेसिकली रिसीव करती है कंफर्मेशन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, लेकिन जब अपील फाइल करनी है ना भाई, तो उस केस में सैंक्शन लेनी पड़ेगी पहले उनको, अपने चेयरमैन से या फिर सीईओ से या फिर एमडी से। उनको पहले क्या करना पड़ेगा? एक एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, एक परमिशन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, राइट। नो, फर्दर इट इज रिलेटेड टू ऑब्लिगेशंस ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन रहती है? पहली चीज है कि उनको इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना है। एंड अगर वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प नहीं करते तो आरबीआई उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। फर्दर रेगुलेटेड एंटिटीज को एक ऑफिसर बिठाना पड़ेगा, डेट इज सेड टू बी द नोडल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर रहेंगे हेड ऑफिस लेवल के ऊपर अपॉइंट किए जाएंगे, जो जनरल मैनेजर जीएम के लेवल से नीचे नहीं रहेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि इन्होंने रेगुलेटेड एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि किस ब्रांच में कंप्लेंट है तो वो ब्रांच मैनेजर घूमते फिरेंगे। नो, देयर विल बी पीएनओ, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, जो जीएम रैंक के रहेंगे कम से कम। एंड फर्दर वो हेड ऑफिस में रहेंगे एंड वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि रेगुलेटेड एंटिटी को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वही फर्निश करेंगे, राइट। एंड रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए रिक्वायरमेंट है दैट दे आर टू शोकेस प्रोमिनेंटली एट अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस, कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ब्रांचेस में, प्लेसेस पे, प्लेस ऑफ बिजनेस में, अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि भाई
पीएनओ की डिटेल्स ही हैं, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं। अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज कोशिश यही है कि बैंक लेवल के ऊपर ही सबसे पहले तो कंप्लेंट का हल हो जाए, सबसे पहली चीज यही रहती है। एंड जो भी डिस्प्ले करा जाएगा हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में डिस्प्ले होना चाहिए। एंड जो कॉपी ऑफ स्कीम जो है वो ब्रांचेस में डिस्प्ले होनी चाहिए, दैट शुड बी डिस्प्लेड एंड दैट शुड आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, ठीक है, वो भी डिटेल्स मेंशन होनी जरूरी है। नो, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या किया गया कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड इवन जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी इंटीग्रेटेड ओम्बर्ट्समैन स्कीम के दायरे में लेकर के आया गया है, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम द नवंबर 2025, राइट। चलिए, अब इसकी थ्रेशोल्ड्स के बारे में एक बार गो थ्रू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले थ्रेशोल्ड क्या है, टाइम पीरियड है रिलेटेड टू कि आप कब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड है कब कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। देखो, आप सबसे पहले आप फाइनेंशियल एंटिटी को ही कंप्लेंट करते हो, अगर वहां से निवारण नहीं होता है आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स का। अगर यहाँ तो आप रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया 30 दिन तक के लिए, उसके बाद विद इन 1 ईयर तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो लिमिटेशन जो है वो 1 साल का है, दैट इज ऑफ 1 ईयर, वो 1 साल का लिमिटेशन है। फर्दर एक बार जब आपने, और अगर आप कंपनसेशन की लिमिट्स की बात करें, कंपनसेशन मैक्सिमम 20 लाख तक का मिल सकता है एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट इंक्लूडिंग। एंड फर्दर 1 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है फॉर द मेंटल एंग्विश, ठीक है, 1 लाख तक का यहां पर कंपनसेशन मिल सकता है इस केस को लेकर के। एंड फर्दर जो भी ये कंपनसेशन दिया जाएगा दैट इज टू बी एक्सेप्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपका ये अवार्ड है ये लैप्स हो जाएगा, दैट विल लैप्स, ठीक है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा जो भी अवार्ड है। एंड फर्दर जो ये डेडलाइन रहती है अपील करने की वो कितने की होती है, दैट इज ऑफ 30 डेज, 30 दिन की डेडलाइन है। एंड अगर आप अनसेटिस्फाइड हो डिसीजन से तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी पड़ती है, 30 दिन के बाद आप अपील नहीं कर पाओगे। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीईपीडी के, उनको आप ये अपील फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.